हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 हमारा है इन्वेस्टमेंट बेसिक्स। तो चैप्टर 1 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द मनी यू अर्न इज पार्टली स्पेंड एंड रेस्ट सेव्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस। यानी कि इस फर्स्ट लाइन में मैं बोला है कि द मनी यू अर्न, यानी कि जो पैसा हम कमाते हैं उसे क्या करते हैं, पार्टली स्पेंड, यानी कि उसमें से कुछ क्या कर देते हैं, हम खर्च कर देते हैं। एंड रेस्ट सेव्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर एक्सपेंसेस, और जो बाकी का जो हमने कमाया था उसमें से जो खर्च हो गया वो तो हमारा स्पेंड हो गया, और जो बचा, जो रेस्ट जो हमने सेव किया उसे हम क्या कर लेते हैं, उसे हम सेविंग्स जो हम करते हैं ना, क्यों करते हैं, ताकि हम जो फ्यूचर की जो हमारी नीड्स हैं उन्हें फुलफिल कर सके। तो जो हमने खर्च कर दिया वो हमारा स्पेंड हो गया, और जो हमने बाकी का सेव किया वो हमारी फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए हमने यूज कर लिया। इंस्टेड ऑफ कीपिंग द सेविंग आइडल यू मे लाइक टू यूज सेविंग इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न ऑन इट इन द फ्यूचर। यानी कि हमें क्या करना चाहिए कि अपने जो हमने मनी को सेव किया घर में रखने से बजाय हमें क्या करना है, सेविंग आइडल यू में लाइक टू सेविंग इन ऑर्डर टू गेट रिटर्न। हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ अपने पैसे को घर में रखने के सिवाय हमें अपने पैसे को इस तरह से यूज करना चाहिए ताकि हमें क्या मिले, टू गेट रिटर्न ऑन इट। मतलब हमें क्या चाहिए, उस पर रिटर्न मिलना चाहिए अपने फ्यूचर में। दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यही क्या होती है, इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर हमने 2000 रुपए अपने इनकम में से सेव किए तो वो 2000 रुपए क्या हो गए, 2000 रुपए हो गए हमारी सेविंग। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, इन 2000 रुपए को कहीं पे यूज करेंगे, इस तरह से यूज करें कि आगे जाके क्या हो, ये 2000 रुपए 4000 में चेंज हो जाए, यानी कि 2000 रुपए एक्स्ट्रा मिले, तो ये जो 4000 हुए ये हमारी थी इन्वेस्टमेंट। तो सेविंग में क्या हुआ, सिर्फ 2000 के 2000 ही रहेंगे अगर हम घर में रखेंगे तो। लेकिन अगर उसे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उस पर हमें रिटर्न मिलेगा, यानी कि हमें उसका एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी। तो ये क्या होती है, यही होती है हमारी इन्वेस्टमेंट। अब आगे हमें टॉपिक दिया है, आगे का हमारा टॉपिक है व्हाई शुड वन इन्वेस्ट, यानी कि हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। वन नीड टू इन्वेस्ट टू, यानी कि इन तीनों में से कोई एक जरूरत तो होगी कि जिसलिए हम क्या करें, इन्वेस्टमेंट करें। तो फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है अर्न रिटर्न ऑन योर आइडल रिसोर्स, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, ताकि जो हमारा आइडल रिसोर्स है, आइडल रिसोर्स यानी कि हमारा जो मनी है, जो हमने इनकम जनरेट किया, जो हमें इनकम मिली है उसमें हमें क्या मिले, रिटर्न मिले। यानी कि अगर हम सेविंग करते हैं तो क्या रहेगा, 2000 रुपए आज भी 2000 हैं और एक साल बाद भी घर में रखे रखे 2000 ही रहेंगे। लेकिन अगर हम उसे इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, उस पर हमें रिटर्न मिलेगा, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि हमें ज्यादा अमाउंट मिले अपने आइडल रिसोर्स यानी कि मनी पे। सेकंड पॉइंट है जनरेट अ स्पेसिफिक सम ऑफ मनी फॉर अ स्पेसिफिक गोल इन लाइफ, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारी हर किसी की लाइफ में गोल होता है कि उसे कुछ ना कुछ करना है तो उसके लिए किसकी जरूरत है, मनी की जरूरत है। लेकिन अगर आपके पास उतना मनी नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि क्या हो कि हमारा जितना भी हमें मनी की जरूरत है, सम ऑफ मनी जितनी भी हमें जरूरत है वो क्या कर सके, हम फुलफिल कर सके। किसी को बीजेएमसी का कोर्स करना है, उसके लिए उसे कितनी की जरूरत है, 3 लाख रुपए की जरूरत है। तो क्या है, उसके पास 1 लाख तो है, बाकी के 2 लाख चाहिए, तो वो क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा ताकि उसके जो 1 लाख रुपए है उस पर उसे इंटरेस्ट मिले और क्या हो कि उसके 3 लाख रुपए उसे मिल जाए। तो उसने इन्वेस्टमेंट करी तो क्या हुआ, उसको स्पेसिफिक जो गोल था उसके लिए उसे पैसे मिले और उसने अपनी नीड्स को फुलफिल कर लिया। तो इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा मेक अ प्रोविजन फॉर अ अनसर्टेन फ्यूचर, यानी कि जो हमारा फ्यूचर है, जो हमारा भविष्य वो क्या है, अनसर्टेन, किसी को भी नहीं पता कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि आगे हमें पैसे की जरूरत कहाँ, कितनी और कैसे पड़ सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पास आगे क्या होगा, एक्स्ट्रा मनी होगा और उसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी कोरोना चल रहा है तो काफी लोगों की जॉब जा चुकी है, तो उससे क्या होगा, अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो उनके पास जो एक्स्ट्रा मनी होगा वो अभी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करी होती और वो जितनी भी उसकी सैलरी आती थी स्पेंड कर देता होगा तो क्या होगा, अभी उसके पास कोई भी स्पेसिफिक सम ऑफ अमाउंट नहीं होगी। तो इन तीनों पॉइंट्स के लिए हमें क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या तो अपने रिसोर्स पे रिटर्न पाने के लिए, या फिर एक स्पेसिफिक गोल के लिए हमें अमाउंट चाहिए उसके लिए, या फिर हमारा जो अनसर्टेन फ्यूचर है उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आगे हमें दिया है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन व्हाई वन नीड्स टू इन्वेस्ट वाइजली
इज टू मीट द कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। यानी कि एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है, इन तीनों फैक्टर्स के अलावा भी क्या है, एक और इम्पॉर्टेंट रीजन है, वो क्या है, इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। यानी कि आज जितनी महंगाई है जरूरी नहीं 10 साल बाद भी उतनी महंगाई हो। तो क्या करना चाहिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है उसको आप हैंडल कर सकते हैं। यानी कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो हमारे पास अमाउंट ज्यादा होगा तो हम अपनी लाइफ को इजीली जी सकते हैं। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें लिविंग जो कॉस्ट है, यानी कि महंगाई बढ़ती है तो लोगों के जीने के खर्चे भी बढ़ जाते हैं ना, तो इसलिए इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीजेज। महंगाई बढ़ने पे लोगों के जीने का जरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो अमाउंट भी बढ़ेगी और लोगों का जो एक्सपेंसेस है वो भी बढ़ जाएंगे। द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिंपली व्हाट इट कॉस्ट टू बाय द गुड एंड सर्विसेज यू नीड टू लिव। कॉस्ट ऑफ लिविंग यानी क्या होता है, हमारे जीने के तरीके में क्या आता है, कॉस्ट क्या है उसकी, यानी कि जो भी हमें गुड्स और सर्विसेज खरीदना है, कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदना है या फिर कोई भी सर्विस हमें चाहिए, जैसे हम ट्रांसपोर्ट के लिए हमें सर्विस चाहिए होती है तो ट्रांसपोर्ट फ्री में तो कोई देता नहीं, तो हमें क्या चाहिए, हमें सर्विस चाहिए ट्रांसपोर्ट की, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। या फिर हमें कुछ गुड्स खरीदने हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीदना है, तो उसके लिए भी हमें क्या देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी तो इन सब की जो अमाउंट है, इन सबका जो प्राइस है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। You need to live. Inflation cause money to lose the value because it will not buy the same amount of a good or a service in the future as does now or did in the past. यहाँ पे हमें क्या दिया है, इन्फ्लेशन कॉजेज मनी टू लूज वैल्यू। यानी कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो उससे क्या होता है, मनी अपनी वैल्यू क्या कर देता है, लूज कर देता है। यानी कि जब इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन माने महंगाई, जब महंगाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जो हमारा मनी है यानी कि जो पैसा है उसकी जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज इट विल नॉट बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द फ्यूचर एज इट डज नाउ और डिड इन द पास्ट। यानी कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो मनी की वैल्यू इसलिए कम हो जाती है क्योंकि वो सारी चीजें वो नहीं खरीद सकता अपने आने वाले फ्यूचर में, जो वो क्या कर सकता था, जो हमने प्रोडक्ट आज से 2 साल पहले खरीदा था, जरूरी तो नहीं ना कि हम 2 साल बाद भी उसे उसी प्राइस पे खरीद सकते हैं, क्योंकि 2 साल बाद क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी तो उस जो हमारा प्रोडक्ट था उसकी भी प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उससे क्या हुआ, 2 साल बाद क्या हुआ, उस मनी की जो वैल्यू है वो कम हो गई। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी दिया था, हम एग्जाम्पल रीड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर वॉज 6% इन्फ्लेशन रेट फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर एज ₹100 परचेज टूडे वुड कॉस्ट ₹321 इन 20 ईयर्स। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा एग्जाम्पल हमें बुक में दे रखा है कि अगर हमारा जो इन्फ्लेशन, महंगाई का जो स्तर है, महंगाई स्तर क्या हो जाता है, 6% हो जाता है, तो आगे आने वाले 20 सालों में क्या होगा कि जो चीज अभी हम 100 रुपए की खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हम 100 रुपए वाली डेयरी मिल्क खरीद रहे हैं तो ये हमारी चॉकलेट हो गई 100 रुपए की, लेकिन क्या होगा आने वाले 20 सालों में क्या होगा, उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 6% इन्फ्लेशन, महंगाई क्या हो गई, बढ़ गई 6%, तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इस 100 रुपए की चॉकलेट की कॉस्ट हो जाएगी 321 रुपए। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब 100 रुपए हम 20 साल के बाद उस 100 रुपए से वापस वो सेम चॉकलेट नहीं खरीद सकते। क्या हुआ, महंगाई बढ़ी तो हमारी जो मनी की वैल्यू थी वो क्या हो गई, लूज हो गई, कम हो गई। तो ये इसका एग्जाम्पल है। दिस इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर इन्फ्लेशन एज अ फैक्टर इन एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो यही क्या है, इन्फ्लेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि हमें क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लंबे समय के लिए अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा, हम इन्फ्लेशन को यानी कि महंगाई को फेस कर सकते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे आने वाली अगर महंगाई बढ़ती है तो भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इजीली जी सकते हैं। रिमेंबर टू लुक एट एन इन्वेस्टमेंट रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज द रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें एकदम रियल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फ्रॉड नहीं होनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट, और रेट ऑफ रिटर्न क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी थी और अब क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो गया और हमें 1,50,000 मिल रहे हैं, तो 50,000 तो हमारे कम हो गए ना, तो इसमें क्या हुआ, हमें तो लॉस हो गया। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, जहां हमारा प्रॉफिट हो ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आगे हमें क्या दिया है, तो यहाँ हमें आगे दिया है, द एम ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी
to provide a return above the inflation rate to ensure that the investment does not decrease the value। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तो उसका मोटिव क्या होना चाहिए, उसका मुद्दा क्या होना चाहिए कि हमारा जो इंटरेस्ट जो हमें मिले वो क्या हो, हमारा जो रेट है वो हमें क्या मिले, इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, ज्यादा हो हमारी इन्वेस्टमेंट से। अगर हम 2 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आगे जाके क्या हो, वो हमें ज्यादा मिले, 2,50,000, 3 लाख या 4 लाख में इन्वेस्टमेंट मिले, कम ना मिले हमें हमारा पैसा। तो हमारा इन्फ्लेशन रेट अगर ज्यादा भी होगा तो भी हम क्या कर सकते हैं, लाइफ को इजिली अपना जी सकते हैं। देन द इन्वेस्टमेंट, हमारी जो वैल्यू है, जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है, अगर वो बढ़ता है तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वो जो वैल्यू है वो कम नहीं होनी चाहिए, यानी कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द एनुअल इन्फ्लेशन रेट इज 6%, देन द इन्वेस्टमेंट विल नीड टू मोर देन 6% टू इंश्योर इट इंक्रीज इन द वैल्यू। यानी कि अभी जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखा था कि महंगाई कितनी बड़ी थी, इन्फ्लेशन कितना बड़ा था, 6%। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा 6% से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, 6% टू इंश्योर इट इज इंक्रीज। हमारा इन्फ्लेशन रेट से 6%, अगर हमारा इन्फ्लेशन महंगाई का रेट है तो हमारा इन्वेस्टमेंट रेट क्या होना चाहिए, 6% से ज्यादा। और आगे क्या दिया है, इफ द आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इन्फ्लेशन रेट, देन योर असेट हैव एक्चुअली डिक्रीजेस इन वैल्यू, दैट इज दे वुड नॉट बाय मच टुडे एज डिड दे पास्ट लास्ट ईयर। यहाँ पे हमें दिया है कि अगर हमारा जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें जो टैक्स मिलता है, अगर हमारी इन्वेस्टमेंट का इन्फ्लेशन रेट जैसे यहाँ पे 6% है, अगर हम इन्वेस्टमेंट का रेट कम रखेंगे, अगर 5% या 4% रखेंगे तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम मिलेगी। तो अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को कम रखेंगे, कम वैल्यू अगर हम रखेंगे तो क्या होगा कि हम आगे चल के अपने फ्यूचर्स में वो चीजें नहीं खरीद पाएंगे जो शायद हम आज जिस भी अमाउंट में खरीद सकते हैं। जैसे 100 रुपए की चॉकलेट हम आज खरीद लेते हैं, जरूरी नहीं कि आज आगे आने वाले 2 साल बाद भी वो चॉकलेट 100 रुपए की ही हो। तो ऐसे ही हमें क्या रखना चाहिए, अपना इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा रखना चाहिए। तो ये यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है। इसका नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमें दिया है व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट। अब हमें पता चल गया कि इतने सारे फैक्टर्स है कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, अब हमें कब करनी चाहिए ये भी हमें यहाँ पे देखना है। तो व्हेन टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, यानी कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कब स्टार्ट करनी चाहिए, कौन सा सही टाइम है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो यहाँ हमें दिया है इस टॉपिक में द सूनर वन स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग द बेटर, यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, द सूनर वन स्टार्ट्स इन्वेस्टिंग द बेटर, यानी कि जो इंसान जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देता है उसके लिए क्या होता है, वो काफी अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास क्या है, 1000 रुपए अभी हैं, आप इसे इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब आप सोच रहे हैं नहीं अभी नहीं करूंगा, 1 साल बाद करूंगा। तो क्या हुआ, 1 साल बाद तक तो वो 1000 ही रहे, लेकिन अब क्या करता है, आप उसे आज ही इन्वेस्ट कर देते तो क्या होता, 1 साल में तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती ना। तो इंक्रीज हो जाती तो 1 साल बाद आपको क्या होता, बेनिफिट होता। लेकिन अगर आप उसे घर में रखोगे और सोचोगे कि 1 साल बाद करूंगा, तो घर में रखे वो 1 साल तक भी क्या रहेगा, 1000 रुपए ही रहेंगे। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें क्या करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बाय इन्वेस्टिंग अर्ली यू अलाउ योर इन्वेस्टमेंट्स more time to grow, whereby the concept of compounding, as we shall see later, increase your income by accumulating the principal and the interest or dividend earned on it year after year। यहाँ पे हमें क्या दिया है कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट जल्दी शुरू करते हैं तो क्या होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट को ज्यादा टाइम मिलता है कि वो क्या कर सके, ग्रो कर सके, ज्यादा हो सके। हमारी जितनी जल्दी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा टाइम हमारे पास होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या हो, अच्छे से ग्रो हो। अभी यहाँ पे हमें दिया है वेयर बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग। ये जो हमारा कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है ये अभी हमारा इस चैप्टर में नहीं है, इसे हम क्या करेंगे आगे, एज वी शैल सी लेटर, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो इस कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमारी जो इनकम होती है, यानी कि इनकम यानी कि हमारा प्रिंसिपल रेट। फॉर एग्जाम्पल हमने 2 लाख रुपयों से क्या करनी शुरू करी थी, अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी। हमने अपने 2 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी। तो ये 2 लाख जो रुपए हैं ये क्या है, हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है। हमें इस पे इंटरेस्ट कितना मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है इस पे 6% का इंटरेस्ट मिलता है। तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट। तो यानी कि जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उस पे हमें जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो अगर हम इसे टाइम से जल्दी शुरू करेंगे तो हमारा जो आगे आने वाले टाइम है उसमें हमारी अमाउंट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए अगर हम जितना सूनर
जितना जल्दी हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं उतना ही क्या होता है हमारे लिए ये बेनिफिशियल होता है, उतना ज़्यादा हमें बेनिफिट मिलता है। तो अब हमें आगे क्या दिया है, द 3 गोल्डन रूल्स फॉर ऑल इन्वेस्टर्स आर, यानी कि जो भी लोग इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए सबसे 3 इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं वो यहाँ पे हमें दे रखे हैं। फर्स्ट रूल है इन्वेस्ट अर्ली, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसे जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाइम ले रहे हैं कि हाँ 1 साल बाद करेंगे या 2 साल बाद करेंगे, जितना जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्ट रेगुलरली, हमें अगर इन्वेस्ट हम रेगुलरली करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि अभी 1 साल करिए फिर छोड़ दिए, फिर 2 साल बाद कर रहे हैं, फिर 3 साल बाद कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अगर हमने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी है तो हमें क्या करना चाहिए, उसे कंटिन्यू रखना चाहिए। ऐसा नहीं बीच बीच में उसे तोड़ रहे हैं बार बार अपनी इन्वेस्टमेंट को, हमें उसे रेगुलर कंटिन्यू रखना चाहिए। लास्ट पॉइंट हमें दिया है इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म नॉट फॉर शॉर्ट टर्म, हमें अपनी इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए करनी चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करनी चाहिए। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होता है। तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो हमें क्या मिलता है, हमारे अमाउंट जो होती है प्रिंसिपल अमाउंट उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा, बेनिफिट होगा, हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं तो हमारा ज़्यादा फायदा होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म। तो हमें इन्वेस्टमेंट क्या करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ना कि शॉर्ट टर्म्स के लिए। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसे भी देख लेते हैं। व्हाट केयर शुड वन टेक वाइल इन्वेस्टिंग। अब हमें पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, हमें ये भी पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, और ये भी पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट जल्द से जल्द करनी चाहिए। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि किसी को भी जाके अपने पैसे दे देंगे और कह देंगे लो इसे लगा दो कहीं भी इन्वेस्टमेंट में। हमें कुछ ध्यान रखनी चाहिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और ये चीज़ें हमें करनी है, ये चीज़ें नहीं करनी है अपनी इन्वेस्टमेंट के दौरान। तो वो जो 12 स्टेप्स हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट वन मस्ट इंश्योर टू, यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें इन चीज़ों का क्या है, ध्यान रखना है, इंश्योर रखना है, हम इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि ये हमें करना है और ये चीज़ें हमें नहीं करनी। तो फर्स्ट पॉइंट हमें दिया है ऑब्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेनिंग द इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जिसके साथ भी कर रहे हैं तो हमें उससे क्या चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट के क्या चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ऐसा नहीं उसने हमें हवा में बोल दिया, हमने हवा में सुन लिया और हाँ ये हमारी इन्वेस्टमेंट कर देगा। हमें क्या चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, यानी कि लिखे हुए पेपर्स चाहिए जिसमें क्या हो कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट को क्या कर रहा हो, एक्सप्लेन कर रहा हो, वो बता रहा हो कि इस इन्वेस्टमेंट में क्या है। तो अगर हम रिटर्न डॉक्यूमेंट्स रखेंगे तो क्या होगा कि अगर आगे चल के हमारे साथ फ्रॉड होता है तो हम किसी को उस इंसान पे केस कर सकते हैं कि इस इन्वेस्टमेंट में तो ये था और इन्होंने हमारे साथ क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए, एक बैकअप में प्रूफ चाहिए, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जिसमें क्या हो, हम इन्वेस्टमेंट को वो सब समझा रहे हो कि इन्वेस्टमेंट में ये है, ये कॉस्ट है, ये बेनिफिट्स हैं इस इन्वेस्टमेंट के। तो हमें क्या चाहिए, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। सेकंड पॉइंट हमें दिया है रीड एंड अंडरस्टैंड सच डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हमें क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हमें क्या करना है ना, रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है। ऐसा नहीं कि उसने हमें पेपर दे दिया, हाँ इंग्लिश में कुछ लिखा है मतलब सही लिखा होगा, ऐसा नहीं होता। हमें रीड करना है, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें पढ़ना है और अंडरस्टैंड भी करना है। ऐसा नहीं हाँ पढ़ लिया ठीक है, पढ़ने के बाद उसे समझना है कि सही तो लिखा है ना, क्या पता मेरे साथ आगे चल के कुछ गलत हो जाए। पता चल रहा है हम तो कर रहे हैं कंपनी ABC में इन्वेस्टमेंट और हमें दिखा रहा है किसी और ही कंपनी के पेपर्स। तो हमें क्या करना है, पढ़ने के साथ साथ उस इन्वेस्टमेंट को समझना भी है कि वो सही है, लीगल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है उन डॉक्यूमेंट्स को। थर्ड पॉइंट हमें दिया है वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है, लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वेरीफाई द लेजिटिमेसी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमें क्या करना है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेजिटिमेसी का मतलब क्या होता है, लेजिटिमेसी का मतलब होता है लीगल, क्या वो कानूनी तौर पर सही है या नहीं है। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, काफ़ी कंपनियां होती हैं फ्रॉड होती हैं, तो हमें क्या करना है, हमें फ्रॉड में नहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करनी, हमें चेक करना है कि जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही कंपनी है या नहीं है। तो पहला पॉइंट है हमें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो क्या कर रहा हो, इन्वेस्टमेंट को एक्सप्लेन कर रहा हो। सेकंड पॉइंट है उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना है और समझना है। और थर्ड पॉइंट है हमारा कि जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कानूनी तौर पर सही भी है या नहीं। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब आगे के 3 पॉइंट हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं।
अब जो हमें आगे के पॉइंट्स दिए हैं हम उन्हें भी समझ लेते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, हमें दिया है फोर्थ पॉइंट में फाइंड आउट द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमें क्या करना है कि हम जहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस भी कंपनी में, जिस भी बैंक में या कहीं पे भी जहां पे भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें क्या चेक करना है, हमें फाइंड करना है, हमें देखना है कि हम कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं। यानी कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है 2 लाख रुपए की, तो उसकी कॉस्ट क्या है और उसे बेनिफिट कितना हो रहा है। ऐसा है कि वो 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और उसे बस 10,000 रुपए का बेनिफिट हुआ, तो ये कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं हुई। तो हमें क्या करना है, जितनी हमारी कॉस्ट है उससे हमें ज़्यादा मिले। तो हमें चेक करना है कि हम जितनी कॉस्ट लगा रहे हैं उसमें हमें बेनिफिट कितना ज़्यादा हो रहा है हमारी इन्वेस्टमेंट से। तो ये हमें चेक करना है कि हमारी कॉस्ट क्या है और हमें बेनिफिट कितना हो रहा है। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमें दिया है एसेस द रिस्क रिटर्न प्रोफाइल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यानी कि जहां भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां रिस्क रिटर्न प्रोफाइल क्या है, वहां हमें लॉस होने का खतरा है या नहीं है, या कितना ज़्यादा खतरा है या कितना कम खतरा है। तो हमें रिस्क देखना है कि जहां हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहां हमें कितनी ज़्यादा हमारी इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई जो हाँ इन्वेस्टमेंट करता है वहां उसे 100% प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, लॉस भी हो जाता है कभी कभार। हमें चेक करना है कि हमारे लॉस होने का रिस्क कितना ज़्यादा है और कितना कम है। तो ये हमारा रिस्क रिटर्न प्रोफाइल वाला पॉइंट हो गया। अब हमें आगे क्या दिया है, नो द लिक्विडिटी एंड सेफ्टी एस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें दिया है कि हमें अपने इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी और लिक्विडिटी क्या होती है कि हम कितनी इजीली अपने पैसे को यूज कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, कभी भी अपने पैसे के अपनी इन्वेस्टमेंट में से निकाल सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। तो ये होती है लिक्विडिटी। और लेगिटिमेसी का मतलब होता है कितनी लीगल है वो चीज। तो ये हो गया कि हमारी इन्वेस्टमेंट जहां हम कर रहे हैं वो कितनी सेफ है हमारे लिए। ऐसा तो नहीं होगा ना कि हमारे पैसे को लेके कोई चला जाएगा या हमारे साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो लिक्विडिटी और सेफ्टी एस्पेक्ट्स हमें उस इन्वेस्टमेंट के बारे में ध्यान रखना है। तो आगे हमें दिया है एसर्टेन इफ इट इज एप्रोप्रिएट फॉर योर स्पेसिफिक गोल। यानी कि अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, अब कोई आगे जाके बड़े होके अपना कुछ गोल है किसी का, कुछ कोई अपना कोर्स करना चाहता है, उसके लिए उसे कितने की जरूरत है, 5 लाख रुपए की जरूरत है, उसके पास 3 लाख तो है, तो वो क्या सोचेगा, ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढेगा ना जहां उसे 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले ताकि उसके जो 5 लाख का गोल है वो कंप्लीट हो जाए। तो वो क्या होगा, एज सर्टेन इफ इज एप्रोप्रिएट फॉर योर स्पेसिफिक गोल। यानी कि ऐसी इन्वेस्टमेंट ढूंढनी जो हो एप्रोप्रिएट, यानी कि हमारे लिए संतुष्ट हो, हमारे लिए काफी हो। ऐसा नहीं कि 5 लाख की जरूरत है, 4 लाख तो मिल जाएंगे, 1 लाख के लिए अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसी इन्वेस्टमेंट हो जहां पे हमारा जो गोल है वो क्या हो, हम उसे अचीव कर सकें। आगे हमें दिया 8th पॉइंट, कंपेयर दिस डिटेल विद अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। तो हमें क्या करना है कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होती है हमारे पास, हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि ये इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी है, ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है। फॉर एग्जाम्पल ये ए है और ये बी है, आप इन दोनों कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब आप देखोगे कि यहाँ मैं 2 लाख रुपए लगाता हूँ तो मुझे क्या होगा, मुझे आगे जाके 2 साल बाद क्या होगा, 4 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ अपने 2 लाख रुपए लगाता हूँ तो क्या होगा, आगे चल के मुझे 5 लाख मिलेंगे। तो यहाँ तो 4 लाख मिल रहे थे, तो यहाँ हमें ज्यादा मिल रहे हैं, कॉस्ट हमारी सेम है। तो बाकी सारे पॉइंट्स देख के हमें क्या करना है, जो भी हमारे लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है कंपेयर करके हमें देखना है कि हमारे लिए कौन सी ज्यादा बेनिफिट हमें देगी, कौन सी ज्यादा हमारे लिए अच्छी है, उस इन्वेस्टमेंट में हमें अपने पैसों को इन्वेस्ट करना है। 9th पॉइंट हमें दिया है, एग्जामिन इफ इट्स फिट इन विद अदर इन्वेस्टमेंट यू आर कंसिडरिंग और यू हैव ऑलरेडी मेड। हमें क्या करना है कि कुछ इन्वेस्टमेंट होती हैं, ऐसा नहीं बार बार नई नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और आपको पता है पहले से ही कि हाँ ये वाली इन्वेस्टमेंट अच्छी है, मेरे लिए अच्छी रहेगी, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपके लिए अच्छी रहती है, जो आपके लिए फिट है इन्वेस्टमेंट, आप उसी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करो। या फिर जो आपने एक बार पहले कर रखी है और आपको पता है कि हाँ इस इन्वेस्टमेंट में फायदा रहता है, तो आप वहां पे भी दोबारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो 10th पॉइंट हमें दिया है, डील ओनली थ्रू एन ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी। हमें क्या करना है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने जाता है फर्स्ट टाइम या कितनी भी बार गया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन उसे क्या है, वो ये चाहता है कि उसका पैसा कहीं भी डूबे ना, या उसे अच्छे से इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो कहाँ करे, उसे इतनी नॉलेज नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम किसी की हेल्प चाहिए जो उस काम में अच्छा हो, जो उस लाइन में हो पहले से, तो हमें क्या करना चाहिए,
ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी, यानी कि जो हमारे बीच में जो ब्रोकर्स होते हैं ना, जो हमें हेल्प करते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, बताते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट अच्छी है, ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है, इसमें इसका ये प्लस पॉइंट है, इसका ये नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि जो हमें ये बता सके कि कौन सी इन्वेस्टमेंट हमारे लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी, तो वो इंसान होता है हमारा इंटरमीडियरी, जो हमें बीच में हमारे और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो हमें समझाने वाला होता है ना, वो होता है इंटरमीडियरी, यानी कि जो बीच के ब्रोकर्स होते हैं ना, सब ब्रोकर्स है ना, तो वो होता है हमारा इंटरमीडियरी। अब ऐसे ही कोई भी सब ब्रोकर नहीं वो आ जाता है, ऐसे कोई आपसे आके रोड पे चलते बोल दे कि मैं रिलायंस का इंटरमीडियरी हूँ, आप आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, तो ऐसे नहीं करना है। हमें क्या करना है, चेक करना है, उससे पेपर मांगना है, उससे सब कुछ चेक करना है, वेरीफाई करना है कि वो सच में वहाँ का इंटरमीडियरी, वहाँ का ब्रोकर है भी या ऐसे ही हमारा उल्लू बना रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑथोराइज्ड इंटरमीडियरी, जो वहाँ पे क्या हो, ऑथोराइज्ड हो, या फिर वहाँ का क्या हो, जहाँ वो लीगल है, वहाँ उसका नाम है कि हाँ ये सही काम करता है, ये इंसान सही है, ये कोई फ्रॉड इंसान नहीं है। हमें सिर्फ ऐसे जो ऑथोराइज्ड है, जो सरकार ने, जिनको गवर्नमेंट ने जिसको एक अथॉरिटी दे रखी है कि हाँ ये काम करेंगे, तो उन्हीं लोगों के साथ क्या करना चाहिए, डील करना चाहिए। लास्ट सेकंड पॉइंट है हमारा, सीक ऑल क्लैरिफिकेशन अबाउट द इंटरमीडियरी एंड द इन्वेस्टमेंट। हमें क्या करना चाहिए, हमें पूरी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि वो इंटरमीडियरी, वो जो भी बीच का इंसान है, वो सही है या गलत है, या मतलब वो हमारी इन्वेस्टमेंट सही जगह तो कर रहा है ना, हमारा पैसा सही जगह तो लगा रहा है ना, तो हमें उसके बारे में सब कुछ क्या करना है, क्लैरिफाई करना है, सब कुछ जानना है उसके बारे में, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सब कुछ उसके बारे में खबर निकालनी है। और क्या करना चाहिए, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या करनी चाहिए, हमें क्लैरिफाई करनी चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट सही तो है ना, कुछ गलत तो नहीं है उस इन्वेस्टमेंट में। तो दोनों चीज़ों के बारे में, इंटरमीडियरी और इन्वेस्टमेंट, दोनों के बारे में क्या करना चाहिए, क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए। लास्ट पॉइंट हमें दे रखा है यहाँ पे, एक्सप्लोर द ऑप्शंस अवेलेबल टू यू इफ समथिंग वर टू गो रॉन्ग एंड देन इफ सेटिस्फाई मेक द इन्वेस्टमेंट। हमें क्या बोला है, एक्सप्लोर द ऑप्शन अवेलेबल टू यू, यानी कि हमारे पास जितने भी ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं एक इन्वेस्टमेंट मिल गई तो इसी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे पास, सबसे हमें क्या करना चाहिए, सारे इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए, सारे ऑप्शंस को हमें देखना चाहिए कि हाँ ये सही है या ये ज़्यादा बेहतर है, तो सबको देखना चाहिए। अगर उसके बाद कुछ लगता है कि गलत है तो वेरीफाई करना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि गलत है तो इन्वेस्टमेंट मत करो। लेकिन अगर आप क्या हो, सेटिस्फाई हो कि हाँ सब कुछ सही है, इन्वेस्टमेंट भी हमारी सही है, हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, सब कुछ लीगल है ना, तो तभी हमें क्या करनी चाहिए, मेक द इन्वेस्टमेंट, तभी हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि कुछ गलत है हमारी इन्वेस्टमेंट में, कुछ तो फ्रॉड हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये जो हमारे 12 पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो दीज आर कॉल्ड द 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू इन्वेस्टिंग। तो यही वो हमारे 12 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, यही हमारे 12 पॉइंट्स हैं कि हमें जब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो इन 12 पॉइंट्स का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्हाट इज मेंट बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब है इंटरेस्ट का। तो अभी यहाँ पे हम इसे रीड करेंगे और समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। When we borrow money, we are expected to pay for using it। यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है कि जब हम क्या करते हैं, when we borrow money, हम क्या करते हैं, borrow का मतलब होता है उधार लेना। जब हम पैसा क्या करते हैं, उधार लेते हैं किसी से, तो we are expected to pay for using it। हमसे क्या उम्मीद करी जाती है कि हम क्या करेंगे, जो हमने जिसका भी पैसा हमने उधार लिया है, तो हम क्या करेंगे, हमने उसका पैसा उधार लिया था जब हमें जरूरत थी, तो हम क्या करेंगे, उसका पैसा तो चुकाएंगे, उसके साथ साथ जो हमने उसका पैसा उधार लिया था उस टाइम पे, तो हमने अपना काम लिया था ना उस पैसे से, तो हम क्या करेंगे, हमने उसका पैसा यूज किया, तो अब हम उसे एक्स्ट्रा मनी देंगे क्योंकि हमने क्या किया था, उसका पैसा यूज किया था। तो बोरोवर ने पैसा लिया तो उससे क्या उम्मीद लगाई जाती है कि वो क्या करेगा, उस पैसे को यूज करने के हमें क्या देगा, एक्स्ट्रा अमाउंट देगा। तो दिस इज नोन एज इंटरेस्ट। तो जो भी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी हमारे पास पैसा था, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किए, 2000 रुपए किसी से लिए, तो अगर हम इसे इंटरेस्ट लगाएंगे तो वो क्या सोचेगा कि ये हमें एक्स्ट्रा पैसे देगा। यानी कि हमें क्या करेंगे, जब हम उसे, जैसे हमने 2000 रुपए लिए थे, तो अगर हम उसे 2500 रुपए वापस करेंगे तो 500, 2000 तो उसके थे,
500 हमने क्या दिए, एक्स्ट्रा दिए। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, उसके पैसे को यूज किया था। तो इसमें जो 500 रुपए है ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इसे ही हम कहते हैं इंटरेस्ट, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम देते हैं उस पैसे के ऊपर। आगे पढ़ लेते हैं इसे। इंटरेस्ट इज एन अमाउंट चार्ज टू द बोरोवर फॉर द प्रिविलेज ऑफ यूजिंग द लेंडर्स मनी। Interest is usually calculated as a percentage of the principal balance, the amount of money borrowed. The percentage rate may be fixed for the life of the loan or it may be variable depending on the term of the loan. यहाँ हमें दिया है कि इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट किस पे लगाया जाता है। इंटरेस्ट हमारा लगाया जाता है, इंटरेस्ट वो अमाउंट होती है जो बोरोवर, जो उधार जिस इंसान ने लिया है ना, जिसने उधार लिया है, जो जिसने उस पैसे को यूज किया है, उसका फायदा उठाया है। यानी कि अगर आपके दोस्त ने आपसे 2000 रुपए लिए थे, तो कुछ टाइम के बाद अगर वो आपको 2500 रुपए देता है, तो 2000 रुपए उसने यूज किए थे, तो वो क्या था, उसने उधार लिए थे। अब उसमें जो एक्स्ट्रा अमाउंट वो हमें देगा वो क्या हो जाएगा, उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। तो जो उधार लेता है वो हमें क्या देगा, उस पैसे पे इंटरेस्ट देगा। और पैसा किसका था, लेंडर का, जिसने पैसा दिया उसको इंटरेस्ट मिलता है। कौन देता है, जो बोरोवर होता है। तो इंटरेस्ट इज यूजुअली कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल बैलेंस। तो इंटरेस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट करते हैं जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है ना, जो भी, जैसे यहाँ पे हमारा 2000 रुपए था, तो इस पे जितना भी हमें एक्स्ट्रा अमाउंट मिला उसे हम क्या करेंगे, परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि 6% का इंटरेस्ट है, 1% इंटरेस्ट माने ब्याज, 1% का ब्याज है, 2% का ब्याज है, 3% का ब्याज है। तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट। तो आई होप आपको इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है, बहुत ही इजी है कि जो हम एक्स्ट्रा, जो अभी हमारी अमाउंट है उस पे जो हम एक्स्ट्रा रुपए देते हैं, ये 2000 अमाउंट थी, हमने कितने दिए, 2500, तो 500 रुपए जो एक्स्ट्रा हमने दिए हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। आगे हम समझ लेते हैं जो आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स हैं। What factor determine interest rate? अब इंटरेस्ट तो हमें समझ में आ गया, हमारा ब्याज, लेकिन कौन सी वो चीजें हैं जो हमारे इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमारे इंटरेस्ट रेट को डिपेंड करती हैं, क्या क्या हमारे इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करता है, तो वो हम पढ़ेंगे। व्हेन वी टॉक ऑफ इंटरेस्ट रेट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरेस्ट रेट। यानी कि जब हम इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, यानी कि जो हमारा महंगाई जो हमारा ब्याज का जो रेट है, यानी कि जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट है वो क्या होता है, अलग अलग टाइप्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज है जिसपे हमारा इंटरेस्ट रेट डिपेंड करेगा। तो रेट दैट बैंक ऑफर टू देयर डिपॉजिटर, तो एक जो इंटरेस्ट रेट होता है वो होता है जब जो बैंक ऑफर करता है। जैसे अगर आप किसी और से, किसी अपने जान पहचान वालों से पैसा उधार लोगे तो वो कुछ और इंटरेस्ट रेट आप पे लगाएंगे, लेकिन अगर आप बैंक से उधार लोगे तो बैंक वाला आप पे कुछ और अमाउंट, कुछ और इंटरेस्ट रेट लगाएगा। दूसरा फैक्टर क्या है, रेट दैट द लैंड टू देयर बोरोवर, यानी कि अब जैसे मैंने बताया कि कुछ होते हैं जो किसी और से लेते हैं, हर कोई बैंक से नहीं लेता, कोई कुछ इंसान अपने रिलेटिव्स या अपने आसपास वाले नेबर्स से भी ले लेते हैं, तो उनका रेट अलग होता है। जो बैंक का रेट होगा इंटरेस्ट का वो अलग होगा, जो कोई और किसी और को देगा उसका रेट इंटरेस्ट, जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो अलग होगा। द रेट एट विच द गवर्नमेंट बोरोज इन द बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट्स, यानी कि गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उसका जो गवर्नमेंट बोरोज जो करता है हमसे इंटरेस्ट, उसका इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, अलग होगा। आगे पढ़ते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट, यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी मार्केट होती है ना, सिक्योरिटीज हम अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां उसे अच्छे से समझ लेंगे। तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी मार्केट होती है उसका इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, अलग होगा। रेट ऑफर टू इन्वेस्टर इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स लाइक NSC, PPF रेट एट विच कंपनीज इशू फिक्स्ड डिपॉजिट एक्सेट्रा। यानी कि ये सब पढ़ने के बाद आगे क्या दिया है कि एक रेट और होता है, जैसे स्मॉल सेविंग स्कीम्स, यानी कि जहाँ पे हम छोटी छोटी जो हमारी स्मॉल सेविंग्स, यहाँ पे हम अपना सेव करते हैं ना पैसा, वहाँ हम इन्वेस्ट करते हैं, तो वो छोटी छोटी जो हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम होती है लाइक NSC, यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ इसका जो रेट इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या है, अलग होगा इन सब इंटरेस्ट रेट से। PPF क्या होता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें हम अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर में ही। तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी क्या होगा, इन सब से अलग होगा। और जो कंपनी
फिक्स डिपॉजिट इशू करती है, जो जिन कंपनीज में हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं उनका भी इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अलग होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंटरेस्ट रेट को डिटरमाइन करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आगे हमें और दिया है, द फैक्टर विच गवर्न दिस इंटरेस्ट रेट आर मोस्टली इकोनॉमी related that are commonly referred to as macroeconomic factors. Some of these factors are, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ और फैक्टर्स भी दिए हैं जो क्या करते हैं, इंटरेस्ट रेट को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, जो क्या होता है, इकोनॉमी जो होती है ना हमारी, उसे भी इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट दिया है डिमांड फॉर मनी, यानी कि जो हमारी मनी है, जो हमारा पैसा है, उसकी डिमांड कितनी है मार्केट में। तो जितनी ज्यादा डिमांड होगी उसी के हिसाब से क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट रेट होगा। तो डिमांड फॉर मनी हमारा क्या होगा कि हमें जितने पैसे की जरूरत है उतना ही हम क्या लगाएंगे, अपना इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी को बनना है पायलट, तो उसके लिए कितने पैसे की जरूरत है, 1 करोड़ की जरूरत है। तो 50 लाख तो उसके पास है, कुछ उसकी सेविंग्स है, कुछ उसकी जो जॉब इनकम है वो है, कुछ उसके पेरेंट्स के पास है। तो क्या हो गया, 50 लाख के तो रुपए उसके पास है। अब उसे कितने पैसे की और जरूरत है, कितनी डिमांड है, 50 लाख की और डिमांड है। तो वो क्या करेगा, एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ढूंढेगा जहां पे इंटरेस्ट रेट क्या हो, जहां पे वो अपने 50 लाख को इन्वेस्ट करे, और इंटरेस्ट रेट अगर ज्यादा होगा तो उसके पैसे पे उसकी जो अमाउंट है, जो भी उसका 50 लाख जो रुपए उसने इन्वेस्ट करे हैं, उस पर क्या मिले, ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो क्या होगा, उसकी अमाउंट जो वैल्यू है उसकी, जो 50 लाख रुपए हैं, वो जल्दी जल्दी इंक्रीज होंगे। तो इसलिए जितने हमारी डिमांड फॉर मनी होगी उसी हिसाब से हम क्या रखेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट रखेंगे। तो उसे 50 लाख की और जरूरत है, तो वो एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट, जहाँ पे उसे सही सा इंटरेस्ट रेट मिले, वहां पे वो अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जितने पैसे की डिमांड होती है उसी हिसाब से हमारा क्या करता है, इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। तो ये हमारा डिमांड फॉर मनी हो गया। सेकंड हमें दिया है लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग, यानी कि जो हमारे सरकार ने, जो हमारी गवर्नमेंट ने एक लेवल सेट कर रखा है कि इस रेट इंटरेस्ट पे, इस इंटरेस्ट रेट पे क्या मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे, या आपको जो लोन है, जो भी आपको चाहिए, आप जितनी भी अमाउंट की जरूरत है। तो लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग जो है, जो हमारी गवर्नमेंट ने एक लेवल सेट कर रखा है, वो होता है हमारा लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोरोइंग। थर्ड पॉइंट हमें दिया है सप्लाई ऑफ मनी, सेकंड कवर हो गया, फर्स्ट भी कवर हो गया। थर्ड पॉइंट हमें दिया है सप्लाई ऑफ मनी, यानी कि हमें कितने जो भी हमारा मनी है, हमने जितने की भी डिमांड करी थी, हमें कितना सप्लाई हुआ उसमें से। फॉर एग्जांपल अगर आपने 10 लाख रुपए की डिमांड थी, अब आपको लग रहा है कि अगर आप 10 लाख रुपए किसी से उधार ले रहे हो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो अगर आप बैंक से नहीं ले रहे, अगर जैसे हम रिलेटिव से ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, रेट्स दैट दे लैंड टू देयर बोरोवर्स, जैसे अगर हम अपने रिलेटिव से लेते हैं, जैसे अब उन्होंने कहा कि 2% का इंटरेस्ट हम इस पर लगाएंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारी अमाउंट ज़्यादा बढ़ी है और हमें लग रहा है कि इनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा है, ये कुछ ज़्यादा ही है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट रेट को वेरी करा सकते हैं। तो हमारा इंटरेस्ट रेट क्या है, हम उसे वेरी करा सकते हैं। तो ये होता है सप्लाई ऑफ मनी, जितने अपने मनी की अगर हमें जितनी सप्लाई होगी उस हिसाब से हमारा इंटरेस्ट रेट वेरी करेगा। अगर हमें कम मनी की सप्लाई है, अगर हमें कम मनी की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा अमाउंट बहुत बड़ी और उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो क्या होगा, वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसलिए जितनी मनी की हमें सप्लाई होगी उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, इंटरेस्ट रेट वेरी करता है। आगे दिया है हमें इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन मैंने पहले भी बताया था, इन्फ्लेशन होता है हमारी महंगाई। जितनी ज्यादा महंगाई होगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। फॉर एग्जांपल बैंक 1% का इंटरेस्ट लगाता है, लेकिन आगे चल के क्या होता है फ्यूचर में कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, तो क्या करेगा बैंक 2% का इंटरेस्ट लगाएगा या फिर 3% का इंटरेस्ट लगाएगा। तो अगर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन रेट, महंगाई, इन्फ्लेशन माने महंगाई, अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो इंटरेस्ट रेट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये होगा जाएगा इन्फ्लेशन रेट और ये हो जाएगा इंटरेस्ट। अगर इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हमारा महंगाई कम होती है, इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम होता है, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हमारे 100 रुपए पे 1% इंटरेस्ट लगता है तो वो 101 हो जाएगा। लेकिन अगर क्या हो कि आगे चल के महंगाई कम हो जाती है तो हमारा इंटरेस्ट रेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई भी जो है वो हमारे इंटरेस्ट रेट को वेरी कराती है। तो आगे हमें लास्ट पॉइंट दिया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज विच डिटरमाइन सम ऑफ द वेरिएबल्स मेंशन अबाउट, यानी कि
इन सबका देखभाल कौन करता है, इन सबका ध्यान कौन रखता है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि अगर हमारे बैंक्स में 1% का इंटरेस्ट है तो ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा ही इंटरेस्ट लिया जा रहा है लोगों से, तो ये सबका ध्यान रखेगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और हमारी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो हमारी सरकार की जो पॉलिसीज हैं, ये सब इन ऊपर वाली चीजों का, जो ये हमारे वेरिएबल्स जो अबव मेंशन अबव हैं, यानी कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं, इन सब का ध्यान रखते हैं आरबीआई और हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो ये होता है हमारा इंटरेस्ट रेट, जो इन्फ्लुएंस होता है इन 4 पॉइंट से। अब जो हमारा इस पेज पे लास्ट टॉपिक है वो क्या है? व्हाट आर वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी कि हमारी इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करनी है, उसके ऑप्शंस जो है वो हमें यहाँ पे दे रखे हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कैसे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो 1 में इन्वेस्ट इन, यानी कि हम इन दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला हमें दिया है फिजिकल असेट्स, यानी कि असेट्स का मतलब होता है हमारी वैल्यूएबल थिंग्स, यानी कि जिनकी कुछ वैल्यू है, जो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वैल्यूएबल है। तो फिजिकल असेट्स होते हैं लाइक रियल इस्टेट। रियल इस्टेट का मतलब जैसे हमारी प्रॉपर्टीज होती है ना, तो वो हमारी एक रियल इस्टेट है। हमारा प्लॉट, हाउसेस, ये सब क्या होता है? हमारे रियल इस्टेट्स। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। बहुत से लोग प्लॉट खरीद लेते हैं और सोचते हैं कि जब महंगाई बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, 2 लाख रुपए में आज प्लॉट खरीदा है तो आगे चल के 4 लाख में, 5 लाख में, 6 लाख में, जितने में भी एक्स्ट्रा जिसमें उनका प्रॉफिट होगा, उसमें वो अपने प्लॉट को सेल करेंगे। तो इन्होंने इसमें यहाँ अपने प्लॉट में इन्वेस्ट किया था, अपना पैसा लगाया था 2 लाख रुपए, आगे चल के क्या हुआ, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा या फिर वो प्लॉट बहुत अच्छी जगह पे था तो उन्हें एक्स्ट्रा रुपए मिले, तो वो उस प्लॉट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी और उन्हें क्या मिला? बेनिफिट हुआ, उन्हें उनका प्रॉफिट मिला। तो हमने अपना रियल इस्टेट में हम क्या कर सकते हैं? इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड, ज्वेलरीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सोने, चांदी, अब देखो सोना काफी महंगा हो गया है ना, तो अगर हम चाहें तो अपने गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफी सारा हम गोल्ड, जब वो सस्ता है या फिर जब हम उसे अफोर्ड कर सकते हैं अपने गोल्ड को, तो हम अपने गोल्ड में इन्वेस्ट करके क्या कर सकते हैं? जब हमें ऐसा लग रहा है कि अब हमें पैसे की जरूरत है, उसमें इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है हमें उस पर क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। तो हम अपने गोल्ड और ज्वेलरीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे हमें दिया है कमोडिटीज एक्सेट्रा, यानी कि जो हमारे कमोडिटीज होते हैं, कमोडिटीज यानी कि जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं, हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम बिजनेस करते हैं तो हम किसी प्रोडक्ट का ही तो बिजनेस करेंगे ना, तो उस प्रोडक्ट में जब हमने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उस पर जो हमारी एक्स्ट्रा अमाउंट हमें मिलती है वो हो जाएगा हमारा फिजिकल असेट्स में। लास्ट में क्या दिया है? सेकंड पॉइंट हमें दिया है फाइनेंशियल असेट्स, यानी कि हम किसी मतलब अपने पैसे को यूज करके किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा फाइनेंशियल असेट। सच एज फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स, यानी कि हम बैंक के साथ अगर हमारे पास एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ मनी है तो हम क्या कर सकते हैं? अपनी फिक्स डिपॉजिट FD करा सकते हैं बैंक में। और स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो हमारे स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर हमारे पास लमसम अमाउंट ऑफ मनी, ज्यादा पैसा नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो हमारे पास थोड़ा बहुत मनी है उसे हम कहीं पे, जैसे हमारे सेविंग अकाउंट्स होते हैं बैंक में, तो उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट विद पोस्ट ऑफिस, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट, पेंशन फंड एक्सेट्रा, यानी कि हम अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? पोस्ट ऑफिस में, या हम अभी आगे पढ़ेंगे तो पोस्ट ऑफिस में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस जो होते हैं हमारे लाइफ इंश्योरेंस, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं? लाइफ इंश्योरेंस में मंथली या क्वार्टरली अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं? इंश्योरेंस में से अपने पैसे को ले लेते हैं। तो वो क्या होता है? हमारा एक इन्वेस्टमेंट होती है। प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स, जैसे लोगों की पेंशन आती है, और प्रोविडेंट फंड्स जो होते हैं इसमें हम पहले अपना पैसा लगाते हैं और जब हमें जरूरत पड़ती है तो हम अपने पैसे को एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के साथ यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रोविडेंट और पेंशन फंड्स एक्सेट्रा। और सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर, बॉन्ड्स, डिबेंचर एक्सेट्रा। और जो सिक्योरिटी मार्केट्स होते हैं, सिक्योरिटी मार्केट्स तो हमारे यही होते हैं, शेयर, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। इसे हम क्या करेंगे? अभी इसी चैप्टर में आगे नेक्स्ट पेज में पढ़ने वाले हैं। तो हम अपने फिजिकल असेट और फाइनेंशियल असेट इन दोनों में क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट आर वेरियस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक में हमें क्या बोला है? हमें बताया गया है कि हमारे पास कौन कौन से शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारी किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। यानी कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, उसे बस कुछ टाइम के लिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, फाइनेंशियल ऑप्शंस उसे अगर चाहिए तो वो क्या कर सकता है? तो यहाँ पे हमें दिया है ब्रॉडली स्पीकिंग सेविंग बैंक अकाउंट
money market liquid funds and fixed deposit with banks may be considered as short-term financial investment options. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, हम एक बड़े लेवल पे बात करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है ब्रॉडली स्पीकिंग। एक बड़े लेवल पे, एक हाई लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या ऑप्शंस होंगे हमारे पास। सेविंग बैंक अकाउंट का ऑप्शन होगा कि हम अगर अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स में अगर हम अपने शॉर्ट टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मनी मार्केट लिक्विड फंड्स में अपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट जो होती है बैंक के साथ, वो भी क्या है, वो भी हमारी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है। तो यहाँ पे जो हमें सेविंग बैंक अकाउंट दिया है, मनी मार्केट लिक्विड फंड्स दिया है, फिक्स्ड डिपॉजिट दिया है, इन तीनों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो हम देख लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट क्या है, सेविंग बैंक अकाउंट इज ऑफ्टन द फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट पीपल यूज विच ऑफर्स लो इंटरेस्ट 4% to 5% per annum, making them only marginally better than फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हमें यहाँ पे दिया है कि जो सेविंग बैंक अकाउंट्स होता है वो क्या होता है। सेविंग बैंक अकाउंट क्या है, सबसे पहली बैंक की जो है फर्स्ट बैंकिंग प्रोडक्ट पीपल यूज, यानी कि ये बैंक से प्रोवाइड करने वाला सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसे क्या करते हैं, पीपल यानी कि लोग यूज करते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है सेविंग बैंक अकाउंट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स ओपन कर लेते हैं। इसमें क्या मिलता है, हमें लो इंटरेस्ट मिलता है, कितना, 4% से 5% पर एनम। तो ये हमारा सेविंग बैंक अकाउंट का क्या है, इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो भी हम इसमें पैसा सेव करेंगे उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट हमें 4% से लेके 5% पर एनम मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये बस थोड़ा सा ही बेहतर होता है, ये ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं है तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता। मतलब आप अगर चाहो तो कुछ टाइम के लिए अपने पैसे को सेव कर सकते हो इस इंटरेस्ट रेट पे, 4% to 5% इंटरेस्ट रेट पे। सेकंड पॉइंट हमें दिया है मनी मार्केट लिक्विड फंड्स। ये क्या है, अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मनी मार्केट लिक्विड फंड्स आर अ स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड्स। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि मनी मार्केट लिक्विड फंड्स क्या है, ये हमारा जो म्यूचुअल फंड्स है उसकी क्या है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, यानी कि इसी में से एक इसकी क्या है, दूसरी ब्रांच है, लेकिन एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। दैट इन्वेस्ट इन एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म होते हैं, जो हम क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो लेकिन जो हमारा लिक्विड फंड्स यानी कि मनी मार्केट और लिक्विड फंड्स है, ये क्या होता है, एक्सट्रीमली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ये म्यूचुअल फंड्स की दूसरी ब्रांच है, लेकिन ये क्या है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है। एंड देयर बाय प्रोवाइड इजी लिक्विडिटी, और इसमें क्या होता है, हमें इजीली लिक्विडिटी, एक इजी लिक्विडिटी, हम अपने पैसे को इजीली निकाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मनी मार्केट फंड्स में क्या होता है, एक तो ये म्यूचुअल फंड्स की स्पेशलाइज्ड फॉर्म है, और क्या है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, और क्या है यहाँ पे कि ये बहुत ही इजी लिक्विडिटी हमें क्या करता है, प्रोवाइड कराता है। Unlike most mutual funds, money market funds are primarily oriented towards protecting your capital and then aim to maximize return. Money market fund usually yield better returns than saving accounts but lower than fixed deposit. तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, यहाँ पे हमें बोला है कि unlike most mutual funds, यानी कि बहुत से म्यूचुअल फंड्स की तरह ही जो हमारा ये मनी मार्केट लिक्विड फंड्स है, इसका सबसे पहला एम क्या होता है, ये सबसे पहला इसका काम होता है कि जो भी हमारा इन्वेस्टर है उसने जो हमारे मनी मार्केट लिक्विड फंड्स में जो भी अपना पैसा, जो भी अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है, वो क्या हो, उसका लॉस ना हो। ज्यादा से ज्यादा ये ध्यान रखना है कि उसका क्या हो, ये प्राइमरली ओरिएंटेड टुवर्ड प्रोटेक्टिंग योर कैपिटल, यानी कि ये ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखते हैं कि जो भी इंसान ने अपना कैपिटल यानी कि मनी इन्वेस्ट किया है वो क्या हो, लॉस ना हो, वो क्या रहे। इनका एक एम रहता है कि इस पर रिटर्न उन्हें ज्यादा मिले, मैक्सिमाइज रिटर्न, यानी कि इंटरेस्ट रेट ये सेविंग बैंक अकाउंट से अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कराता है। और ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इन्वेस्टर है उसका लॉस नहीं होना चाहिए, उसे सिर्फ क्या हो, ज्यादातर टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम उसे क्या हो, एक ज्यादा रिटर्न मिले, ताकि क्या हो, ज्यादा लोग मनी मार्केट लिक्विड फंड्स में अपना इन्वेस्ट करें। तो मनी मार्केट फंड्स यूजुअली यील्ड बेटर रिटर्न्स देन सेविंग अकाउंट्स। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कि जो मनी मार्केट लिक्विड फंड्स है, यानी कि ये जो है, इसमें क्या होता है, एक हमें अच्छा रिटर्न मिलता है एज कम्पेयर टू सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट है 4% to 5%। तो जो भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, जो भी हमें अमाउंट मिलती है, वो क्या होती है, अगर हम मनी मार्केट लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो वो क्या होगी, सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा होगी। यानी कि मनी मार्केट लिक्विड फंड्स ज्यादा बेहतर है सेविंग बैंक अकाउंट से। लेकिन
अगर हम मनी मार्केट लिक्विड फंड्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो ये किससे लोअर देन फिक्स डिपॉजिट। तो ये सेविंग बैंक अकाउंट से तो अच्छा है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से क्या है, थोड़ा सा पीछे है। तो यानी कि हम कह सकते हैं अगर कोई सेविंग बैंक अकाउंट से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है तो वो क्या कर सकता है, मनी मार्केट लिक्विड फंड्स में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकता है। लास्ट दे रखा है हमें फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक्स, यानी कि हम क्या करा सकते हैं, बैंक के साथ अपनी एफडी यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं। यहाँ पे से रीड कर लेते हैं एक बारी। फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक्स आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज टर्म डिपॉजिट एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड फॉर बैंक एफडीज इज 30 डेज। यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, यहाँ पे हम दे रखा है कि फिक्स्ड डिपॉजिट वाज ऑल्सो रेफर्ड एज टर्म डिपॉजिट, यानी कि हम फिक्स्ड डिपॉजिट को और क्या बोलते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट को हम टर्म डिपॉजिट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे इसका टाइम पीरियड दिया है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड फॉर बैंक एफडी इज 30 डेज, यानी कि कम से कम मिनिमम इन्वेस्टमेंट पीरियड, यानी कि कम से कम टाइम पीरियड क्या है, सबसे कम टाइम के लिए हम एफडी कितने टाइम के लिए करा सकते हैं, 30 डेज के लिए, सिर्फ 30 डेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे कम टाइम है ये एफडी के लिए। और फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक्स आर फॉर इन्वेस्टर्स हु लुक फिक्स्ड डिपॉजिट विद बैंक आर फॉर इन्वेस्टर विद लो रिस्क एपिटाइट, यानी कि जो हमारा फिक्स्ड डिपॉजिट है वो किसके लिए होता है, जिन लोगों को बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट में, तो वो क्या करा सकते हैं, अपनी एफडी करा सकते हैं। ये क्या होता है, बहुत ही लो रिस्क एपिटाइट होता है, यानी कि इसमें रिस्क क्या होता है कि आपका पैसा डूब जाएगा या आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, तो इसका रिस्क क्या होता है, काफी कम होता है। एंड मे बी considered for 6 to 12 month investment period as normally interest on less than 6 month banks FD is likely to be lower than money market funds return। यहाँ पे मैं क्या दिया है कि सबसे कम टाइम पीरियड क्या होता है, 30 डेज, और हम क्या करा सकते हैं, इसे 6 to 12 मंथ्स के लिए भी हम क्या करा सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट हम क्या करा सकते हैं, बैंक के साथ करा सकते हैं। तो इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, इन सेविंग बैंक अकाउंट और मनी मार्केट लिक्विड फंड से क्या होता है, अच्छा होता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सेविंग बैंक अकाउंट में हमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट मिलता है, मनी मार्केट लिक्विड फंड्स क्या होता है, सेविंग बैंक अकाउंट से अच्छा होता है लेकिन फिक्स डिपॉजिट से थोड़ा सा पीछे होता है। और जो हमारा फिक्स डिपॉजिट विद बैंक्स होता है इसका इंटरेस्ट रेट इन दोनों से ही क्या होता है, अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पे हमें आगे क्या दिया है, यहाँ देखो, इन्वेस्टमेंट पीरियड एज नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन लेस देन 6 month एफडी इज लाइकली टू बी लोअर देन मनी मार्केट फंड रिटर्न, यानी कि अगर हम क्या करेंगे, अपनी जो एफडी हमने फिक्स डिपॉजिट जो बैंक के साथ कराया है, अगर हम क्या करेंगे, लेस देन, यहाँ पे देखो काफी इंपॉर्टेंट है, लेस देन 6 month, यानी कि अगर हमारी एफडी जो बैंक के साथ है वो 6 महीने से कम टाइम पीरियड के लिए, जैसे 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 4 महीने के लिए है, यानी कि 6 महीने से क्या है, कम टाइम पीरियड है यहाँ पे, तो क्या होगा, इसका जो इंटरेस्ट रेट होगा, यहाँ पे देखो, बैंक एफडी इज लाइकली टू बी, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट की बात हुई है ना, नॉर्मली इंटरेस्ट, तो बैंक एफडी इज लाइकली टू बी लोअर देन मनी मार्केट फंड रिटर्न, यानी कि अगर हमारा 6 महीने से कम अगर हम टाइम पीरियड रखते हैं एफडी, अगर हम एफडी कितने के लिए कराएं, 6 महीने से कम के लिए कराते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगा वो क्या होगा, मनी मार्केट लिक्विड फंड से कम होगा। अगर आपको 6 महीने से कम के लिए इन्वेस्टमेंट करानी है तो आप मनी मार्केट लिक्विड फंड्स में कराओ, लेकिन अगर 6 महीने से ज्यादा के लिए करानी है तो सबसे अच्छा इंटरेस्ट रेट फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आप 6 महीने से कम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो फिक्स डिपॉजिट में तो इसका इंटरेस्ट रेट किससे कम होगा, लोअर देन मनी मार्केट फंड रिटर्न, तो इसका इंटरेस्ट रेट हमारी मनी मार्केट लिक्विड फंड से कम होगा अगर हमारी फिक्स डिपॉजिट किस महीने से कम है, 6 मंथ से कम के लिए है। तो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और इस वीडियो में हम बस शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑप्शन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट तक ही अपना चैप्टर रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑप्शंस वाला, उसे हम कवर करेंगे। आई होप आपको जहां तक मैंने पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में अच्छे से मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको सारे आंसर्स दूंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।